23 मई 2024 की दोपहर अपनी साइकिल से निकले 82 साल के रिटायर्ड बीएसएनएल ऑफिसर सी पप्पाचंद को अंदाजा नहीं था कि कोल्लम के असरमम एरिया की यह सड़क उन्हें मौत के रास्ते तक ले जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही इस ब्लू कलर की वैगनआर से हुई टक्कर के चलते पप्पाचंद ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। लेकिन पप्पाचंद की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक बेहद खौफनाक और सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इस सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा था कि अगर एक्सीडेंट होता तो टक्कर लगते ही कार वहीं रुक जाती, लेकिन कार साइकिल से भिड़ंत होने के बाद भी रुकी नहीं, उल्टा पप्पाचंद को रौंदते हुए निकल गई। और फुटेज को गौर से देखने पर यह बात साफ नजर भी आ रही थी। पहली नजर में किसी को लग सकता है कि टक्कर के बाद ड्राइवर घबराकर मौके से भाग गया होगा, लेकिन सीसीटीवी में दिख रहा यह मंजर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। उस वक्त सड़क लगभग सुनसान थी और कार के आसपास रुकने या बचकर निकलने की पूरी जगह मौजूद थी। फिर भी टक्कर के बाद जब पप्पाचंद सड़क पर गिर गए तो गाड़ी उनसे बचने के बजाय जानबूझकर उनके ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ गई। यही वो बात थी जो इस घटना को एक आम हिट एंड रन से अलग करती थी और इस बात का संकेत देती थी कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, सब कुछ कैमरे में कैद था। लेकिन फिर भी पुलिस ने इतनी गहराई से तफ्तीश करना जरूरी नहीं समझा। बस कार ड्राइवर का पता कर उस पर ड्रंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन मामले में केस दर्ज करते हुए उसे कस्टडी में लिया, जो बाद में बड़े आराम से बेल लेकर बाहर भी आ गया और यह केस ओपन एंड शट मानकर क्लोज कर दिया गया। जबकि खुद इस सीसीटीवी फुटेज में कई ऐसे राज दफन थे जिसके खुलासे ने एक ऐसे अपराध से पर्दा उठाया जो सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन असल में इंसानियत और विश्वास की नींव को हिला देता है। सी पप्पाचंद की जिंदगी किसी आम इंसान की कहानी नहीं थी। एक वक्त था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीग्राफर के रूप में की थी। दिन में पढ़ाई और रात में नौकरी करते हुए उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन पूरी की, डिपार्टमेंटल एग्जाम पास किए और धीरे धीरे तरक्की करते हुए बीएसएनएल में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद तक पहुंच गए। साल 2002 में रिटायरमेंट के वक्त उन्हें एक मेहनती और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता था। पप्पाचंद को जानवरों से खास लगाव था। रोज सुबह शाम वो दर्जनों स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते थे और इलाके के लोग उन्हें इसी वजह से भी जानते थे। चर्च जाना, स्टॉक मार्केट पर नजर रखना और जानवरों की देखभाल करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन अगर कोई एक चीज थी जिसने पप्पाचंद को इलाके में सबसे अलग पहचान दी थी तो वो था पैसों को लेकर उनका नजरिया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट और समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट के जरिए काफी संपत्ति बना ली थी। कोल्लम के प्राइम एरियाज में उनकी जमीनें और प्रॉपर्टीज थी और उन्हें आर्थिक रूप से किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी उनकी जिंदगी देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता था कि वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। पप्पाचंद बेहद ही कम खर्चीले या यूं कहें कि कंजूस स्वभाव के माने जाते थे। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद वो पूरे शहर में सिर्फ साइकिल से ही सफर करते, सादे कपड़े पहनते और हर छोटे से छोटे खर्च से बचने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि मौत के वक्त भी वो बेड की जगह कमर में रस्सी बांधकर जा रहे थे। पैसा कमाना और बचाना उनके लिए आदत से बढ़कर एक जीवन शैली बन चुका था। शायद इसी सोच ने उन्हें आर्थिक रूप से बेहद सफल बनाया था, लेकिन इसी सोच की कीमत उन्हें अपने रिश्तों में भी चुकानी पड़ी थी। करीबी लोगों के मुताबिक पैसे और खर्चों को लेकर उनके सख्त नजरिए ने परिवार के साथ दूरियां पैदा कर दी थी। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में पप्पाचंद कोल्लम के आश्रमम इलाके में अपने घर में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी मतिल्दा, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी, उनसे अलग रहती थी। उनकी बेटी रेचल शादी के बाद यूपी के लखनऊ शहर में बस चुकी थी, जबकि बेटा कुवैत में सेटल्ड था। परिवार होने के बावजूद पप्पाचंद की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा तन्हाई में गुजर रहा था और शायद यही तन्हाई और उनकी बेशुमार दौलत आगे चलकर उन्हें एक ऐसी साजिश का निशाना बनाने वाली थी जिसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था। पप्पाचंद की फ्यूनरल के लिए लखनऊ से कोल्लम पहुंची उनकी बेटी रेचल के मन में शुरुआत से अपने पिता की मौत को लेकर कुछ खटक रहा था। फ्यूनरल के बाद रेचल अपने पिता के बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखना शुरू किया। तब उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चली जिन्होंने उनके दिमाग में पहली बार शक पैदा किया। सबसे पहले उन्हें मालूम हुआ कि पप्पाचंद के नाम पर कुछ लोन्स लिए गए थे। यह बात अपने आप में हैरान करने वाली थी, क्योंकि जो आदमी पूरी जिंदगी पैसा बचाने और कर्ज से दूर रहने के लिए जाना जाता था, उसे अचानक लोन लेने की क्या जरूरत पड़ गई। फिर उन्हें पता चला कि मौत से कुछ समय पहले ही पप्पाचंद ने अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट भी बेच दिए थे। ये बात भी उनके नेचर के बिल्कुल उल्टा थी। ना तो उनके सामने कोई आर्थिक संकट था और ना ही पैसों को लेकर कोई ऐसी जरूरत जिसके लिए उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ती। जैसे जैसे रेचल रिकॉर्ड्स खंगालती गई,
वैसे वैसे नए सवाल सामने आते गए। पप्पा चंद को हर महीने लगभग 80,000 रुपए पेंशन मिलती थी और उनके पास लगभग 1 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट भी थी। लेकिन बीते कुछ महीनों में पप्पा चंद ने काफी पैसा अपने दूसरे बैंक अकाउंट से निकालकर कोल्लम में मुथूटू मिनी फाइनेंशियर्स लिमिटेड की ओलियाइल ब्रांच में जमा किया था। तफ्तीश करने पर पता चला कि मौत से कुछ दिन पहले ही पप्पा चंद ने खुद एक बड़ी रकम पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से निकाली थी, जिसे वो मुथूटू मिनी में डिपॉजिट करने वाले थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो डिपॉजिट कभी हुआ ही नहीं। अब रेचल के लिए यह सिर्फ एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं रह गई थी। एक के बाद एक सामने आ रहे इन सवालों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं उनके पिता किसी षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हुए। इसी शक के साथ रेचल कोलम ईस्ट पुलिस के पास पहुंची और उन्हें अपने पिता के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मिली गड़बड़ियों की जानकारी दी। और जब पुलिस ने पैसों के पीछे छुपे सच को खंगालना शुरू किया तो उन्हें रेचल के जाहिर किए गए शक में हकीकत नजर आने लगी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द मर्डर मिस्ट्री ऑफ पप्पा चंद। पप्पा चंद के परिवार को उनकी फाइनेंसेस की पूरी जानकारी नहीं थी। शायद अपराधियों ने भी इस बात पर दांव लगाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके फिक्स डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट पर किसी की नजर नहीं है। एक बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि आजकल सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। और इसलिए काफी लोग अब सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां एआई और टेक रेवोल्यूशन चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए एनवीडिया को देख लीजिए। पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने लगभग 33,000% का रिटर्न दिया है। और अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो पिछले एक साल में S&P 500 ने लगभग 30% रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न लगभग फ्लैट रहा। साथ ही डॉलर की इंडियन रुपी के मुकाबले एप्रिसिएशन भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स को सपोर्ट करती है, जो एवरेज तौर पर 8 से 10% का एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकती है। और इसकी एक बड़ी वजह है एआई और टेक बूम। अब सवाल यह है कि इंडिया में बैठकर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। सो यहीं पर आईएनडी मनी काम आता है। अब कई लोगों का सवाल आता है कि क्या ये लीगल और रेगुलेटेड है। जी हाँ, आईएनडी मनी GIFT-CT के थ्रू ऑपरेट करता है और IFSCA के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर आता है। आपकी KYC इंडिया में ही होती है और इन्वेस्टमेंट्स भी इंडियन रेगुलेशन के तहत प्रोसेस होते हैं। यानी ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए भी पूरा प्रोसेस रेगुलेटरी ओवरसाइट के अंडर रहता है, जो आपको इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस भी देता है। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत करने के लिए आपको बड़े अमाउंट की जरूरत ही नहीं। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के थ्रू आप सिर्फ 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी पूरा शेयर खरीदना जरूरी नहीं, आप उसका छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं और स्टॉक के बढ़ने के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी उसी रेट से ग्रो करता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप सिर्फ 1,000 रुपए से यूएस स्टॉक्स और ETF में SIP शुरू कर सकते हैं। इससे वेल्थ क्रिएशन के साथ डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, क्योंकि कभी कभी इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म करती है और कभी यूएस मार्केट्स। इसलिए दोनों में एक्सपोजर रखना पोर्टफोलियो को और ज्यादा बैलेंस्ड बनाता है। अब कई लोग टैक्स और ITR फाइलिंग को लेकर भी कंसर्न रहते हैं, लेकिन प्रोसेस काफी सिंपल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% टैक्स लगता है, जबकि 24 महीने से पहले बेचने पर टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से अप्लाई होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईएनडी मनी पर आपको सारे टैक्स रिपोर्ट्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं, जिससे ITR फाइलिंग काफी आसान हो जाती है। अब जरा इन फिगर्स पर नजर डालिए। ये दिखाते हैं कि अगर किसी ने एनवीडिया जैसी ग्लोबल ग्रोथ कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होती। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल रिटर्न्स में कितना कंट्रीब्यूशन स्टॉक की ग्रोथ का होता है और कितना डॉलर की एप्रिसिएशन का। अगर किसी ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो बढ़कर लगभग 18 लाख हो सकते थे। और अगर पिछले 10 सालों में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जाता तो वो लगभग 3.5 करोड़ रुपीस हो सकते थे। और इस ग्रोथ में स्टॉक रिटर्न्स के साथ साथ डॉलर की एप्रिसिएशन का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता। ऑल्सो आईएनडी मनी पर आप सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर KYC कर मुश्किल पेपर वर्क या किसी भी तरह के एडिशनल चार्जेस जैसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, डिपॉजिट और विड्रॉल चार्जेस के बिना काफी आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आईएनडी मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जिसे आप वीडियो के बाद जरूर चेक करिएगा। नाउ बैक टू द केस। शुरुआत में पुलिस ने पप्पा चंद के केस को एक हिट एंड रन समझकर लगभग बंद ही कर दिया था। ड्राइवर की पहचान हो चुकी थी, उसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ और वो बेल पर बाहर भी आ गया। लेकिन रेचल की शिकायत के बाद जब केस को दोबारा खोला गया तो पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद हर सबूत को नए सिरे से खंगालना शुरू किया। श्री नारायणा गुरु कल्चर सेंटर के कैंपस वाली सड़क वैसे भी काफी सुनसान रहती थी और वहां कोई CCTV कैमरा भी नहीं थे। लेकिन छानबीन के दौरान सड़क के दूसरी तरफ एक घर में लगा CCTV इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लग गया। इसी फुटेज में वो नीले रंग की वैगनार नजर आई
जो पप्पा चंद की मौत के वक्त मौजूद थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने फुटेज को बार बार देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि यह मामला एक रोड एक्सीडेंट से कहीं ज्यादा गहरा था। कार की मूवमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि पप्पा चंद को सिर्फ टक्कर नहीं मारी गई थी, बल्कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया था। अब पुलिस का अगला लक्ष्य था गाड़ी और उसके ड्राइवर की पहचान। इसके लिए उन्होंने आसपास के इलाकों से 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले और आखिरकार वैगन आर का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस कर लिया। गाड़ी 27 साल के हाशिफ अली के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पूछताछ में पता चला कि उसने ये कार 44 साल के अनिमोन को किराए पर दी थी, जो कोल्लम के पोलायाथोडू इलाके में चिकन स्टॉल चलाता था। पुलिस को यह भी पता चला कि अनिमोन के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे और पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम एक हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में मौजूद था। लेकिन फोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और डिजिटल सबूतों ने इस केस में और भी बड़ा ट्विस्ट ला दिया। साइबर टीम ने जब अनिमोन की सीडीआर निकाली तो एक बात ने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान खींच लिया। दरअसल पप्पा चंद की मौत के सिर्फ 2 दिन बाद अनिमोन ने अपना सिम कार्ड बदल लिया था। आखिर एक सड़क हादसे के तुरंत बाद किसी को अपना सिम कार्ड बदलने की क्या जरूरत पड़ी? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने उसके इस्तेमाल किए गए सभी नंबर्स की कॉल हिस्ट्री निकाली, जिससे उन्हें पता चला कि अनिमोन लगातार उस बैंक के कुछ कर्मचारियों के संपर्क में था जहां पप्पा चंद के अकाउंट्स मौजूद थे। सिर्फ कॉल ही नहीं, उनके बीच पैसों के लेन देन के सबूत भी मिले। यह बात पुलिस को हैरान कर रही थी कि आखिर एक हिस्ट्री शीटर और बैंक कर्मचारियों के बीच ऐसा क्या रिश्ता हो सकता था। इसका जवाब जल्दी सामने आया भी जब कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि मई के दूसरे हफ्ते से अनिमोन एक खास नंबर के साथ लगातार संपर्क में था। वो नंबर था मुथूटू मिनी की ओलाइल ब्रांच की 46 साल की मैनेजर सरिता का। जांच में पता चला कि सरिता और अनिमोन की जान पहचान 5 साल पुरानी थी। एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करने के दौरान सरिता ने लोन डिफॉल्टर से गाड़ियां वापस लेने के काम में अनिमोन की मदद ली थी और तभी से दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि एक बैंक मैनेजर ने अचानक एक हिस्ट्री शीटर से दोबारा संपर्क क्यों किया और क्या इस सवाल में पप्पा चंद की मौत का राज छुपा हुआ था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में करीब 6 महीने पीछे लौटना होगा, क्योंकि इस साजिश की शुरुआत पप्पा चंद की हत्या से लगभग 6 महीने पहले शुरू हुई थी। ओलाइल ब्रांच में उस वक्त गिनती के कुछ ही कर्मचारी थे, जिसमें ब्रांच मैनेजर सरिता और फील्ड एग्जीक्यूटिव अनूप भी शामिल थे। फील्ड एग्जीक्यूटिव्स का काम था नए कस्टमर्स को ढूंढना और उन्हें ज्यादा ब्याज या अदर प्रॉफिट्स का फायदा दिखाकर अपनी संस्था में निवेश करने के लिए बनाना। इसी दौरान उनकी नजर पप्पा चंद पर पड़ी। सरिता और अनूप ने कई बार पप्पा चंद से मुलाकात की। इनफैक्ट सरिता कई बार पप्पा चंद के घर तक जाने लगी और उनका भरोसा जीतने में लग गई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि पप्पा चंद कोई आम ग्राहक नहीं थे। वो एक ऐसे रिटायर्ड व्यक्ति थे जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति, बड़े फिक्स डिपॉजिट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट मौजूद थे। इन मुलाकातों में सरिता ये भी समझ गई थी कि पप्पा चंद अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा अकेले बिता रहे थे। पत्नी से वो अलग हो चुके थे, बेटा कुवैत में बसा था और बेटी उत्तर प्रदेश में रहती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर नजर रखने वाला या उनके फाइनेंशियल फैसलों पर सवाल उठाने वाला कोई करीबी व्यक्ति आसपास मौजूद नहीं था। पप्पा चंद का भरोसा जीतने के बाद सरिता और अनूप उन्हें ये यकीन दिलाना शुरू करते हैं कि अगर वो अपना पैसा उनके इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें और ज्यादा रिटर्न्स और बेहतर फायदा मिल सकता है। पप्पा चंद वैसे भी पैसों को लेकर बेहद सतर्क रहते थे। बेहतर रिटर्न्स का वादा उनके लिए किसी लालच से कम नहीं था। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अपने अलग अलग बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालकर मुथूटू मिनी निधि में लगाना शुरू कर दिया। शायद पप्पा चंद को लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी भर की कमाई को और बेहतर तरीके से बढ़ा रहे हैं। फरवरी 2024 में पप्पा चंद ने लगभग 36 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट मुथूटू मिनी निधि में 1 साल के लिए कर दी। यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, बल्कि सरिता और उसकी इंस्टीट्यूशन पर उनके भरोसे का बहुत बड़ा सबूत था। लेकिन यह बस शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में सरिता और अनूप ने उन्हें और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बनाना शुरू कर दिया। बेहतर रिटर्न्स और ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में पप्पा चंद ने अपने साउथ इंडियन बैंक और पीएनबी के अकाउंट से 20-20 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर मुथूटू मिनी निधि में डिपॉजिट कर दिए, जिससे उनका मुथूटू मिनी का टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 80 से 90 लाख रुपए तक पहुंच गया। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हुआ। पप्पा चंद को लग रहा था कि उनका पैसा सुरक्षित है और उस पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। सरिता ने उनके डिपॉजिट को एक मौके की तरह देखना शुरू कर दिया था। उसने पूरा पैसा एक साथ निकालने की बजाय निधि लाइसेंस सिस्टम के उस लूप होल का फायदा उठाया जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में नॉमिनी या सक्सेसर का नाम दर्ज करना मैंडेटरी नहीं होता। और इसी फ्लॉ का फायदा उठाते हुए वो पप्पा चंद के फिक्स डिपॉजिट को एज अ कोलैटरल यूज करते हुए उनके ही नाम पर रोलिंग लोन्स लेने लगी। शुरुआत छोटी रखी गई,
पहले करीब 5 लाख रुपए का लोन लिया गया और उसे वापस कर दिया गया। जब कोई दिक्कत सामने नहीं आई तो हिम्मत और बढ़ी, अगला लोन और बड़ा था, फिर एक और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और आखिरकार उनके नाम पर निकाले गए लोन्स की रकम 25 लाख रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई। लेकिन अब तक पप्पाचंद को इस बात की कोई खबर तक नहीं थी। अप्रैल 2024 में पप्पाचंद ने अपने स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया। इंडिया इन्फोलाइन के जरिए शेयर्स बेचकर उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। अब उनकी जिंदगी भर की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही जगह जमा हो चुका था। लेकिन पप्पाचंद उन लोगों में से नहीं थे जो पैसा इन्वेस्ट करके उसे भूल जाते। वो हर लेन देन का हिसाब रखते थे, हर जमा और हर ब्याज को नोट करते थे और यही आदत आखिरकार सरिता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। जब पप्पाचंद ने अपने रिकॉर्ड्स, डिपॉजिट और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का हिसाब लगाया तो नंबर मैच नहीं कर रहे थे। जितना पैसा अकाउंट में दिखना चाहिए था उतना था नहीं, जितना ब्याज बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं रहा था और कहीं ना कहीं हिसाब में एक बड़ा सुराग था और उस सुराग के पीछे छुपा था वो सच जो सरिता हर कीमत पर छुपाए रखना चाहती थी। लेकिन पहली बार पप्पाचंद को एहसास हुआ कि शायद उनके साथ धोखा हुआ है। पप्पाचंद ने जब सरिता को इस गड़बड़ी के लिए कन्फ्रंट किया तो वो गोलमोल जवाब देने लगी। सरिता की बातों से पप्पाचंद को शक हुआ और उन्होंने इस बात की शिकायत इंस्टीट्यूशन के सीनियर अधिकारियों से की, जिसके बाद एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जांच में पता चला कि सरिता ने सिर्फ पप्पाचंद ही नहीं बल्कि 7 और सीनियर सिटीजन कस्टमर्स के पैसों में भी गड़बड़ी की थी। हालांकि बाकियों की रकम कम थी, इसलिए इंस्टीट्यूशन ने खुद उनका पैसा वापस कर दिया। लेकिन पप्पाचंद के मामले में यह अमाउंट काफी बड़ी थी, इसलिए इंस्टीट्यूशन ने सरिता को ऑर्डर दिया कि वो जल्द से जल्द पप्पाचंद के पैसे को सेटल करे, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरिता और अनूप के सामने अब नौकरी जाने का डर तो था ही, ऊपर से ना तो उनके पास 25 लाख रुपए लौटाने का कोई जरिया था और ना ही वो इस फ्रॉड के उजागर होने का रिस्क ले सकते थे। इसलिए दोनों ने पप्पाचंद को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 16-17 मई 2024 के बीच सरिता ने आश्रमम मैदान के नजदीक एक बार में हिस्ट्री शीटर अनिमोन से मुलाकात की। अगले दिन उसने अनूप को पप्पाचंद का बेटा बताकर अनिमोन और उसके साथियों से मिलवाया। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को यह बताया गया कि विवाद पारिवारिक संपत्ति का है, इसलिए बेटा अपने पिता की हत्या करवाना चाहता है। अनूप को बेटा बताकर पेश करना एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि सरिता नहीं चाहती थी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को असली मोटिव और इस हत्या से होने वाले आर्थिक फायदे के बारे में पता चले। आखिरकार 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और सरिता ने 40,000 रुपए एडवांस के रूप में दे दिए। इस पूरे ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया गया, कोटेशन। प्लान था मर्डर को रोड एक्सीडेंट दिखाना और इसका पहला अटेम्प्ट 20 मई को किया गया, जिसमें ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया जाना था जो माहिन चला रहा था। लेकिन तेज बारिश की वजह से यह कोशिश नाकाम हो गई। 21 और 22 मई को भी प्रयास किए गए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से यह प्लान सफल नहीं हो सका। लगातार फेल होते अटेम्प्ट से परेशान सरिता ने अनिमोन पर दबाव डालना शुरू किया। उसने धमकी दी कि अगर काम जल्दी पूरा नहीं हुआ तो यह कोटेशन किसी और गैंग को दे दिया जाएगा। 23 मई 2024 को एक आखिरी हमला प्लान किया गया, जिसमें अनूप ने पप्पाचंद को घर से बाहर बुलाया। बहाना था सरिता के साथ चाय पर बैठकर विवाद सुलझाने का। भरोसा करते हुए पप्पाचंद अपनी साइकिल पर घर से निकल पड़े और जैसे ही वो श्री नारायणा कल्चरल कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचे, अनूप ने गैंग को सिग्नल दे दिया, जो इस सीसीटीवी फुटेज में बाइक से निकलता हुआ कैद भी हो गया। ये जगह पहले से इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इस सड़क पर कोई सीसीटीवी नहीं था। कुछ ही पल बाद हाशिफ अली की नीली वैगनार से अनिमोन ने साइकिल से जा रहे पप्पाचंद को न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि उन्हें रौंदते हुए निकल गया। प्लान इतना शातिर तरीके से बनाया गया था कि कातिलों ने उस सिचुएशन के बारे में सोच रखा था जब एक्सीडेंट के बाद लोग पप्पाचंद की मदद के लिए इकट्ठा हो सकते थे। उन्हें डर था कि अगर पप्पाचंद को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया तो शायद उनकी जान बच सकती है। इसलिए एक्सीडेंट स्पॉट से कुछ ही दूरी पर उनका एक साथी माहीन अपने ऑटो रिक्शा के साथ खड़ा था। टक्कर के बाद जब आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो माहीन भी भीड़ के साथ हिस्सा बनकर वहां आ गया और जब कुछ लोग गंभीर रूप से घायल पप्पाचंद को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे तब माहीन ने उन्हें अपने ऑटो में ले जाने से मना कर दिया और झूठ बोला कि उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दिया है और एम्बुलेंस थोड़ी देर में आती ही होगी, जबकि सच ये था कि माहीन ने जानबूझकर इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने में देर की थी ताकि पप्पाचंद के बचने की गुंजाइश न रह जाए। अगले दिन यानी 24 मई 2024 को पप्पाचंद ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिस साजिश को सड़क हादसे के रूप में देने की कोशिश की गई थी वो फिलहाल सफल नजर आ रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पप्पाचंद की मौत के अगले ही दिन सरिता अपने ऑफिस पहुंच गई और वहां अपने कलीग्स के सामने हल्का सा दुख जताया
और कहा कि उसने सुबह के अखबार में पप्पा चंद के एक्सीडेंट की खबर पढ़ी है। माहिन भी पप्पा चंद के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। वो फूल लेकर पहुंचा और लोगों की भीड़ में घुल मिल गया ताकि वो ये देख सके कि कहीं किसी को किसी तरह का कोई शक तो नहीं हो रहा। उधर अनिमोन और हाशिफ कोल्लम छोड़कर कोच्चि चले गए, जहां वो अपने गैंग कनेक्शंस के साथ छुपे रहे। लेकिन यहीं से साजिश में एक नया मोड़ आ गया। अनिमोन और उसके साथियों को पता चला कि सरिता किसी भी कीमत पर इस राज को छुपाकर रखना चाहती है और उन्होंने उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। 2 लाख रुपए में तय हुई डील धीरे धीरे कई गुना महंगी पड़ने लगी। कोलम बीच पर हुई कई मुलाकातों के दौरान अनिमोन और माहिन ने सरिता को ब्लैकमेल कर उससे लगभग 18 लाख रुपए ले लिए। उधर हाशिफ ने भी अपनी चुप्पी के बदले अलग से 3 लाख रुपए सरिता से लिए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी एक एक कड़ी जोड़ रही थी। दूर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई नीली वैगनआर, अनिमोन के कॉल रिकॉर्ड्स, सिम कार्ड बदलने की टाइमिंग, बैंक ट्रांजैक्शंस और सरिता के साथ उसके लगातार संपर्क ने धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ कर दी। 2 महीने से ज्यादा चली तफ्तीश के बाद पुलिस के पास इतने सबूत जमा हो चुके थे कि यह कोटेशन मर्डर प्लान सामने आ गया और आखिरकार 8 अगस्त 2024 को केरला पुलिस ने मुथूटू मिनी की ब्रांच मैनेजर सरिता और फील्ड एग्जीक्यूटिव अनूप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किलर अनिमोन और उसके साथ ही हाशिफ अली और माहिन को अरेस्ट कर लिया। अब अगर आपको ये इंसाफ लग रहा है तो इस केस से जुड़ी एक अहम जानकारी और जान लीजिए। पप्पा चंद की मौत के गुनहगार सभी अपराधियों ने कई बार बेल एप्लीकेशन सबमिट की जो रिजेक्ट भी हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 2024 में इस मामले की मुख्य आरोपी सरिता को हाई कोर्ट से बेल मिल गई। अदालत ने सरिता को सिर्फ 50,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया और साथ ही ये शर्त रखी कि जब भी जांच अधिकारी बुलाएं उसे पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा। यानी जिस महिला पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के भरोसे का फायदा उठाकर लाखों रुपए का गबन और फिर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप था, वो गिरफ्तारी के कुछ ही महीनों बाद जेल से बाहर आ गई। यह केस हमें कुछ बेहद जरूरी सबक देकर जाता है। अगर आपके माता पिता या परिवार के कोई बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो सिर्फ फोन पर हालचाल पूछ लेना ही काफी नहीं है। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि उनसे अक्सर कौन मिलने आ रहा है, कौन उन्हें पैसों से जुड़ी सलाह दे रहा है और कौन उनके फैसलों को प्रभावित कर रहा है। अपराधी अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो अकेले होते हैं। साथ ही किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की पूरी जमा पूंजी एक ही इंस्टीट्यूशन या एक ही व्यक्ति के भरोसे नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स या बहुत ज्यादा फायदे के वादा कर रहा है तो सावधान हो जाइए। पैसे की दुनिया में टू गुड टू बी ट्रू के ऑफर्स अक्सर बड़े खतरे का संकेत होते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर आपको किसी बड़े फ्रॉड या स्कैम का पता चले तो उस मामले को अकेले सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। उसे तुरंत कानूनी एजेंसीज तक पहुंचाइए, क्योंकि जब दांव पर लाखों या करोड़ों रुपए लगे होते हैं तब कुछ लोग अपने राज छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।